हेलो बच्चों, इकोनॉमिक्स का पेपर आपका 18 मार्च को है और आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी इकोनॉमिक्स के लिए तो बहुत टाइम बचा है। बट मेरी बात मानिएगा, अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी आपने तो इकोनॉमिक्स के लिए दिन टाइम बिल्कुल नहीं बचने वाला है। और उससे पहले आपका इंग्लिश का भी पेपर होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश के लिए भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और इकोनॉमिक्स के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो होते हैं ग्राफ्स, जो होते हैं न्यूमेरिकल्स और होते हैं डायग्राम्स। तो सीबीएसई 2026 में अगर आप लोगों ने इन सारी बातों पर ध्यान दिया, अगर डायग्राम्स अच्छे से किए, न्यूमेरिकल्स अच्छे से किए, तो आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 80 आउट ऑफ 80 का जो टारगेट आप लोगों ने लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम यही सारे टॉपिक्स, यही सारे डायग्राम्स, सारे न्यूमेरिकल्स, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को ही हम रिवाइज करने वाले हैं। और आपको इस पूरी वीडियो में सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है पूरा मास्टर रिवीजन, सारे फॉर्मूलाज एंड सारे डायग्राम्स का। तो चलिए फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कहाँ से पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर से मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलने वाले हैं। सेकेंड है टॉपिक रियल एंड नॉमिनल जीडीपी का। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है इनकम एम्प्लॉयमेंट किनीशियन का और प्रोपेंसिटी ऑफ मल्टीप्लायर का। ये दोनों आपको एक साथ तैयार करना है, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं। फिर आता है मनी एंड बैंकिंग से न्यूमेरिकल। फिर आता है गवर्नमेंट बजट से एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारे चैप्टर्स के अंदर से आपको डायग्राम्स देखने को मिल जाएंगे। फिर आते हैं आईडी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है कंजम्पशन कर्व एनालिसिस। कंजम्पशन कर्व एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज पे एक डायग्राम मिल जाता है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आपको चार्ट देखने को मिलता है, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। और हम इस वीडियो में आज और भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोगों को एग्जाम में डायग्राम्स को अटेम्प्ट करना है, क्या बातों का ध्यान रखना है। लास्ट में हम आज वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप आ जाते हैं नेशनल इनकम के कोर फार्मूलाज पे। नेशनल इनकम के सबसे कोर फार्मूला है वैल्यू एडेड मेथड का फार्मूला, जिसके अंदर जीवीए का हमारा फार्मूला आ जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। फिर आता है इनकम मेथड का फार्मूला। इनकम मेथड के अंदर एनडीपीएफसी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम का फार्मूला। लास्ट आता है एक्सपेंडिचर मेथड का फार्मूला। एक्सपेंडिचर मेथड है जीडीपी एमपी प्लस इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम का फार्मूला। और मेजर प्रॉब्लम आती है बच्चों को कन्वर्ट करने में। इससे हमारा जीडीपी एमपी तो निकल आएगा, लेकिन हमसे तो पूछा है एनएनपीएफसी, तो अब क्या करने वाले। तो इसके लिए आपको ये पूरा टेबल बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा, जिसमें ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं, ग्रॉस से डोमेस्टिक पे कैसे, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आते हैं, ग्रॉस से नेट पे जैसे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो ये वाला पूरा शीट आप लोगों के लिए इसी चीज़ पे बेस्ड है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि 4 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली इसी पार्ट से आता है हमारा, जिसमें हम लोगों को न्यूमेरिकल पूछा गया था और जीडीपी एमपी निकालने का पार्ट था। साथ ही साथ एनएनपीएफसी भी हम लोगों को यहाँ पे निकालना था। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम का ये कोर पार्ट है, नेशनल इनकम का कोर न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट आता है रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी का। रियल जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है, जीडीपी डिफ्लेटर है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। एंड इस चीज का ध्यान रखना है कि इस पे क्वेश्चन बना है, इस पे क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें आता है और नॉमिनल जीडीपी इज एट करंट प्राइसेस का ध्यान रखिएगा, रियल जीडीपी इज एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो और हाँ, एक क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटी सी लाइन है, कौन सा बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर है। तो आपको ध्यान रखना है रियल जीडीपी इज द बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। इस पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन बना था पीवाईक्यूज में, वो है ये, जिसमें नॉमिनल जीडीपी 2014 एंड 2015 का दिया था एंड 2016-2017 का दिया हुआ था। रियल जीडीपी में आपको ये निकालने को दिया गया था और जीडीपी डिफ्लेटर में ये वाला पार्ट निकालने को दिया गया था। तो उसका पूरा सॉल्यूशन आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो यहां से भी हमारा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है कीनीशियन मॉडल के ऊपर, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे। इसके हमारे 2 फॉर्मूलाज हैं, जिसमें आता है इक्विलिब्रियम कंडीशन का फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, एंड कंजम्पशन फंक्शन का भी हमारे पास फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वाला ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपका कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकलने वाला है, ठीक है। इस पे भी 4 नंबर का क्वेश्चन बना था हमारे पीवाईक्यूज में, कि इसके अंदर सी का वैल्यू दे रखा था, आई का वैल्यू दे रखा था, इक्विलिब्रियम इनकम निकालना था और कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है।
तो इस वीडियो को और भी ध्यान से देखिएगा कि आगे और ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल्स और टिपिकल डायग्राम्स भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है प्रोपेंसिटी ऑफ मल्टीप्लायर का। इसमें जाता है रूल ऑफ 1। इसमें आता है एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल्स टू 1 एंड एमपीसी एंड एमपीएस प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 1 अपॉन एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा प्रॉब्लम बच्चों को फेस करना पड़ता है कि एपीसी और एमपीसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। एपीसी ध्यान रखिएगा का टोटल सी डिवाइडेड बाय आई है एंड एमपीसी इज द चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, इस पे भी हमारा पीवाईपी पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारा एमसीक्यू में आया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा मनी एंड बैंकिंग का क्रेडिट क्रिएशन, ये बहुत ही ज्यादा कोर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस पूछा जाता है, तो समझ लीजिएगा वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एलआरआर और टोटल क्रेडिट क्रिएटेड है प्राइमरी डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। और ये पूरा चैप्टर, ये पूरे चैप्टर में से ये कोर है कि पूरा प्रोसेस आपको समझाना है कि कैसे बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन कर पाते हैं विद द यूज ऑफ मनी मल्टीप्लायर। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। फिर इस पे भी देखिए 4 नंबर का ये क्वेश्चन बना हुआ है। सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द रिजर्व रेशियो फ्रॉम 20% टू 25% एंड टोटल प्राइमरी डिपॉजिट स्टैंड एट 1000। तो इस पे हमारा क्वेश्चन बना था कि ओल्ड सिनेरियो में क्या है, न्यू सिनेरियो में क्या है, एलआरआर इंक्रीज करने से क्रेडिट क्रिएशन का पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 4 नंबर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की। गवर्नमेंट बजट के अंदर डेफिसिट एनालिसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, जिसके अंदर मेनली 3 फॉर्मूलाज हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला। ठीक है, इस पे भी टैक्सेशन के ऊपर एक क्वेश्चन बन चुका है। टैक्सेशन पे जो क्वेश्चन बना था वो ये था कि रमेश एंड पीहू, रमेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पीहू एक बेकरी ओनर है ना, उन दोनों का कंट्रीब्यूशन निकालना था कि वो किस फॉर्म में टैक्स पे करते हैं। बोला गया था कि रमेश 8 लाख पर ईयर कमाता है एंड लायबल है इनकम टैक्स के, और पीहू गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करती है अपने केक्स के सेल पे। तो हमसे ये पूछा गया था कि रमेश जो है वो डायरेक्ट टैक्स दे रहा है क्या इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। तो इसको आपको सिर्फ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिख के नहीं आ जाना है, इसका रीजन भी समझाना होगा आपको कि रमेश जो है वो डायरेक्ट टैक्स दे रहा है क्योंकि इसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट दोनों ही रमेश के ऊपर है। लेकिन पीहू जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करती है, जिसका बर्डन हम फाइनल कंज्यूमर पे आराम से डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बहुत ही कोर टॉपिक है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस, जिसमें करंट अकाउंट के अंदर विजिबल ट्रेड आती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, है ना। और इनविजिबल करंट अकाउंट के अंदर इनविजिबल ट्रेड आती है जिसमें सर्विसेज, ट्रांसफर्स एंड इनकम्स है, और कैपिटल अकाउंट के अंदर बोरोइंग्स, एनआरआई डिपॉजिट्स भी आते हैं। और इसका एक ही फॉर्मूला मेन है जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इस पे भी हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन पीवाईपी में मिल जाता है। If a country exports goods of worth 600 crores and import goods of worth 450 crores, the value of balance of trade निकालना था। तो सिंपल है, सिंपल सब्ट्रैक्शन करने से आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आता है डायग्राम की क्लास। डायग्राम का कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व का ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। इस पे ये वाला ग्राफ दे रखा था और पूछा गया था व्हाट डज द शेडेड रीजन ट्राइंगल EFG इंडिकेट, कि ये वाला जो पार्ट है EFG ये आपका क्या इंडिकेट करता है, ये पूछा गया था। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट E है ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, यहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर है। एरिया टू द लेफ्ट ऑफ E, यहां पे जो पार्ट है लेफ्ट E का वो वहां पे कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, और जो राइट वाला पार्ट है वहां पर इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से। तो ये चीज एग्जाम में पूछी गई थी 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं विजुअल क्वेश्चन पे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। ये रहा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था कि इन्फ्लेशन कहां, ये जो डायग्राम है ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये डायग्राम क्या डिपिक्ट कर रहा है, जिसमें क्वेश्चन के अंदर ही ये दे दिया गया था कि ये इन्फ्लेशन डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, और 3 मार्क का क्वेश्चन इस पे पूछा ये गया था कि इस डायग्राम के अंदर जो भी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको डिफाइन की जा रही है या दिखाई जा रही है उसका कंट्रोल कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक इशू इसके अंदर दिख रहा है, जैसे यहां पर इन्फ्लेशन दिख रहा है, और इस पे गवर्नमेंट या RBI क्या स्टेप लेके इसको कंट्रोल करने वाली है।
ठीक है। जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस लेके आता है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के अंदर चेंजेस लेके आती है जिसमें टैक्सेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ये वाला डायग्राम जो आईईडी के अंदर आता है, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट भी हुआ है कि हमें एक ग्राफ दे दिया जिसमें जीडीपी दे रखी है और एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है। ठीक है, और हमसे ये पूछा है कि ये जो गिवन चार्ट है ये कौन सी प्रॉब्लम डिपिक्ट करता है, इकोनॉमी पोस्ट 1990 एंड 92, 1990 और 92 के उस पे कौन सा ये वो डिपिक्ट करता है। तो हमारे पास ये बताया जा रहा है, ये रहा 1992, ये वाला पार्ट हमारा जीडीपी का है, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हैं कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 8.7% है, बट ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट है वो सेम टाइम पीरियड का अगर हम चेक करें तो वो आ रहा है 0.28। इसका मतलब समझ में आता है कि जीडीपी बढ़ रही है बहुत तेजी से, बट एम्प्लॉयमेंट घटी है, फ्लैट हो गया है कर्व। तो इससे समझ में आता है कि ग्रोथ हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है, तो जॉबलेस ग्रोथ का प्रॉब्लम है। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि यार क्या ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हम न्यूमेरिकल्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं और डायग्राम को भी गलत किए बिना पूरे मार्क्स ले पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सारे न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले उसका बेस फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। बेस फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद ही उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड करिएगा। ठीक है, सेकंड है कि अजम्पशंस कहीं पे भी मिस मत करिएगा। अजम्पशन कहीं पे भी लिखना हो, फॉर एग्जांपल क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है उसमें भी 2-4 अजम्पशंस आपको लिखने पड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पशन दिया हुआ है कि अज्यूम करिए क्लोज्ड इकोनॉमी है। ठीक है, ऐसे अजम्पशंस मिस मत करिएगा। थर्ड आ जाता है कि फाइनल आंसर के अंदर यूनिट लगाना मत भूलिएगा। करोड़ है, रुपीज है, लैक्स है, परसेंटेज है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम बच्चे मिस कर जाते हैं और अपना आधा 1 नंबर कटवा ही लेते हैं। और नेशनल इनकम के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है माइनस प्लस के साइंस का इशू। ठीक है, माइनस साइन और प्लस साइन का इशू हमको बहुत ज्यादा फेस करने को मिलता है। फॉर एग्जांपल NFIA का नेगेटिव बैलेंस को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली वो ऐड होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और डायग्राम्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, एक्स और वाई एक्सिस को प्रॉपरली मार्क करिए और उसके साथ साथ ये भी लिखिए कि वो क्या दर्शाती है। ठीक है, गिव अ चार्ट अ टाइटल, टाइटल देना बहुत जरूरी है चार्ट को। ठीक है, पेंसिल से और स्केल का इस्तेमाल कीजिए, स्क्रिबल नहीं करना है ग्राफ में। फ्री हैंड ड्राइंग हमें नहीं बनानी है ग्राफ में, पेंसिल स्केल से ही बनाइएगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर ई पॉइंट को हमें मार्क करना बहुत जरूरी है। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, ब्रेक इवन पॉइंट मेंशन करना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिसके थ्रू आप CBSE 2026 का जो ये पेपर है आपका इकोनॉमिक्स का, ये फोड़ के आ सकते हो, 80 आउट ऑफ 80 लेके आ सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वाली PDF चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके इसको डाउनलोड कीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं और अच्छे से वैल्यू एडिशन वाली वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइस।